4 रियासतों को लेकर एक राज्य कौन सा बनाया गया? कौन सा? मत्स्य। पीछे कितनी बची? पीछे कितनी बची? 15। 4 को राज्य बनाएंगे तो पीछे कितनी बची? 11। सिरोही को कहां मिलाएंगे? बॉम्बे। जैसलमेर कहां मिलेगा? जोधपुर। तो अब जो 9 बची उसको नाम राजस्थान ही देना पड़ेगा। एक का नाम, एक राज्य का आपने नाम क्या दे दिया? मत्स्य सर। 4 राज्यों के नाम होंगे मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। फिर राजस्थान किसका दोगे? तो आप जो बचा इसका नाम क्या दे दो? राजस्थान। मिला रहे थे, मिलाने को बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? इसलिए नाम दिया गया राजस्थान संघ। क्या नाम दिया गया? राजस्थान यूनियन। कितनी रियासतें मिला रहे हैं? 9, क्योंकि 9 ही बची हुई, इतनी मिला सकते हैं। कौन सी? देखो, 3 हाड़ौती वाली रियासत मिलेगी। हाड़ौती में 3 रियासत आती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कौन सी आती है? किसी समय में यहां पर हाड़ा चौहानों का राज था। किसका राज था? हाड़ा चौहानों का राज था, इसलिए इलाके को बोलते हैं हाड़ौती। हाड़ौती में कौन कौन सी? कोटा, बूंदी। 3 तो ये ले ली, 3 ले ली वागड़ में। वागड़ के अंदर ये आया करती है आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कौन सी? गुजराती भाषा में जंगल को बोलते हैं वगड़ा। क्या बोलते हैं? ये जंगलों वाला क्षेत्र था। वगड़ा 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 का अपभ्रंश होते होते क्या बन गया इसका? वागड़। कौन कौन सी रियासत है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कोई थी तो वो थी टोंक। कौन सी थी? 2 छोटी छोटी रियासतें थी जिनकी लोकेशन अजमेर के पास में थी। लोकेशन किसके पास में थी? एक थी किशनगढ़ और एक थी शाहपुरा। कौन कौन सी 2 है? एक तो किशनगढ़ और दूसरी कौन सी? शाहपुरा। किशनगढ़ और साहब 9 हो गई। 3 हाड़ौती वाली कौन कौन सी बताओ? कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 वागड़ वाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। एकमात्र मुस्लिम रियासत 2 अजमेर के पास वाली, किशनगढ़ और शाहपुरा। अब जब बांसवाड़ा ले रहे थे तो एक ठिकाना अपने आप आ गया। बांसवाड़ा के पास कौन सा ठिकाना था? तो सबसे अधिक रियासतें यदि किसी चरण में मिलाई गई तो वो चरण कौन सा है? कितनी रियासतें, कितने ठिकाने, कौन से चरण में? नाम क्या दिया गया? 9 रियासतों, 3 हाड़ौती वाली कौन सी? 3 वागड़ वाली कौन सी? एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी? और 2 अजमेर के पास वाली, और एक ठिकाना कौन सा? कोटा के राजा हुआ करते भीम सिंह। कौन थे? इनको कहा गया भाई साहब आप बन जाओ राज प्रमुख। क्या बन जाओ? बूंदी के राजा हुआ करते बहादुर सिंह। क्या नाम था? इनको कहा भाई साहब आप बन जाओ दिया कुमारी जी। क्या बन जाओ? उप डूंगरपुर के राजा हुआ करते लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? इनको कहा भाई साहब आप बन जाओ प्रेमचंद जी बेरवा, उपराज प्रमुख। क्या बन जाओ? तो 2 उपराज प्रमुख बनाए गए। कौन कौन? बूंदी के राजा बहादुर सिंह, डूंगरपुर के राजा। तो भाई 2 कैसे? तो कहा लो भाई ठीक ऐसे कर देते हैं, एक है सीनियर, एक है, एक को बना दिया सीनियर, एक को क्या बना दिया? जूनियर। तो कोटा का राजा भीम सिंह तो क्या? बूंदी वाले बहादुर सिंह जी। सीनियर डिप्टी राज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। क्या राजधानी किसको बनाएंगे? आप कोटा को बना दो यार, अलग अलग नहीं बनाएंगे इस बार। का साहब उद्घाटन कहां करेंगे? ये भी अब कोटा में ही करेंगे, क्योंकि बार बार अलग अलग थोड़ी करेंगे। कब करेंगे? का पहले वाले के 7 दिन बाद। पहले वाला कब हुआ था? कब हुआ था? 18। एक वीक बाद में करना, बताओ कब करेंगे? 25 मार्च 1900। कौन करेगा? वो सेम आदमी फीता काट देगा यार, अलग अलग आदमी थोड़ी भेजेंगे। किसने फीता काटा था पीछे वाला? एनवी। तो ये फीता भी कौन काट देगा? एनवी। तो दूसरे चरण का नाम क्या रखा गया? कितनी रियासतें? 3 हड़ौती वाली कौन सी? 3 वागड़ वाली, एकमात्र मुस्लिम रियासत 2 अजमेर के पास वाली, एक ठिकाना। कोटा के राजा कौन थे? क्या बनाए गए? बूंदी के राजा कौन थे? क्या बनाए गए? डूंगरपुर के राजा कौन थे? क्या बनाए गए? कोटा को क्या बनाया गया? कोटा में क्या किया गया? कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? उतारो।
सीनियर जूनियर लिख लेना ना, वरिष्ठ और कनिष्ठ को। सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। उतार लिया। बताओ दूसरे चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ। कौन कौन सी रियासतें, कितनी रियासतें? 9। 3 हाड़ौती वाली कौन सी? 3 वागड़ वाली, एकमात्र मुस्लिम रियासत, 2 अजमेर के पास वाली, एक ठिकाना कौन सा? कोटा के राजा कौन, क्या बनाएंगे? और बूंदी के राजा कौन, क्या बनाएंगे? डूंगरपुर के राजा कौन, क्या बनाएंगे? कोटा को क्या बनाया गया? कोटा में क्या किया गया? कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? अब एक तो राज्य में बनता है राज प्रमुख, एक बनते प्रधानमंत्री। तो अब बात है साहब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? तो एक बंदे खड़े और उनका एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है। कैसे? तो उनका भाई साहब शाहपुरा में राजस्थान की पहली उत्तरदायी सरकार बनी थी और मैं प्रधानमंत्री बना गोकुलाल असावा। जब मैं शाहपुरा संभाल सकता हूँ तो पूरा राजस्थान भी संभाल सकता हूँ। वेरी गुड। तो प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? देखो प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा, प्राइम मिनिस्टर गोकुललाल असावा। कौन बनाए गए प्रधानमंत्री? गोकुललाल असावा। क्या नाम है? नाम बोलो देखे। गोकुलाल असावा। अब गोकुलाल जी का मैं मंत्री बना लूंगा? नहीं, एक भी मंत्री नहीं बनाना। याद रखना दूसरे चरण में कोई भी मंत्री क्यों नहीं बना, हम आगे पढ़ लेंगे क्यों नहीं बना। अब पूरा एक राज्य बन रहा है, राज्य का नाम क्या है? राजस्थान संघ। इनका जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से अधिक। इसकी जनसंख्या थी 23.5 लाख। कितनी थी? लिखो जनसंख्या, पॉपुलेशन 23.5 लाख। 23.5 लाख, 23.5 लाख, 23.5 लाख। जनसंख्या कितनी है? 23.5 लाख। अगला लिखो इनकम, आय कितनी होनी चाहिए? इनकम 1 करोड़ से अधिक। इसकी थी 1 करोड़ 90 लाख। देखो 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 90 लाख।
1,90,00,000। मैं अभी आपको बार बार एक बोल रहा था कि राजस्थान की दो रियासतें जो अजमेर के पास में पड़ी है, कौन कौन सी? ए तो किशनगढ़ शाहपुरा, छोटी छोटी रियासतें थी। इतनी छोटी रियासतें थी कि इनको तोपों की सलामी का अधिकारी नहीं था। हमने पढ़ा है कि कोटा की तोपों की सलामी 15 से घटा के 11 कर दी, करौली वालों को 17। इनको तो शुरू शुरू में अंग्रेज तोपों की सलामी देते नहीं कि पटाखे छोड़ दो, तो छोटी छोटी रियासतें हुआ कर दी। इसलिए भारत सरकार के दिमाग में यह था कि किशनगढ़ शाहपुरा को अजमेर में मिला देते हैं। किसे मिलाते हैं भाई? ये था छोटी रियासतों को पहले से जो राज्य बना उनमें मिला देंगे। और पहले से एक राज्य चीफ कमिश्नरी पड़ी है, वो कौन सी है? अजमेर मेरवड़ा। इसलिए भारत सरकार ये सोच रही किशनगढ़ शाहपुरा किसमें मिला दें? अजमेर। और उन्होंने मिला भी दिया। जब मिला दिया तो शाहपुरा के राजा थे सुदर्शन देव। कौन थे? वो वल्लभ भाई पटेल के पास गए और उन्होंने वल्लभ भाई पटेल से पूछा कि वल्लभ भाई पटेल, किससे पूछ के आपने शाहपुरा को अजमेर में मिला दिया? वल्लभ भाई पटेल ने कहा, पूछना किससे है? पूछना आपसे केवल इतना था कि भारत में मिलोगे कि नहीं मिलोगे। आप मिल गए। फिर हमने कहा था अब हमारे अनुसार डिसीजन लेंगे। तो अब राजाओं से क्या पूछे हम? सुदर्शन देव ने कहा, राजा से नहीं, जनता से तो पूछो। जनता से क्या पूछना है? जनता से तब पूछेंगे जब चुनाव वगैरह हो जाएंगे। राजाओं के राज वाली जनता को क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता है। सुदर्शन देव ने कहा, हमारे राज्य में उत्तरदायी शासन है। क्या बात करते हो, कब से? राजा साहब, हमने आजादी के महीने भर बाद में लागू कर दिया था। तुम्हारे प्रधानमंत्री बनता है? गोकुलाल जी परदेश से आ गया, जो इधर आओ आगे, ये रहे हमारे प्रधानमंत्री, पूछ लो इनसे। गोकुलाल जी से पूछा, गोकुलाल जी शाहपुरा को अजमेर में मिलाएंगे राजस्थान में? गोकुलाल जी को लगा अजमेर में मिलेंगे तो अजमेर तो छोटा सा है, राजस्थान में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री। तो गोकुलाल जी ने कहा, किधर मिलाओ? राजस्थान में। तो फिर किशनगढ़ वालों से भी पूछा। किशनगढ़ के राजा हुआ करते सुमेर सिंह, कौन थे? इनसे भी पूछा कि भाई आपको बताओ, अजमेर में मिलाएंगे इधर राजस्थान में मिलाए? तो इनका हमें भी किसमें मिलाया जाए? राजस्थान। कोई पूछेगा आपसे कि कौन सी दो रियासतों ने अजमेर में विलय का विरोध कर दिया था? किशनगढ़ तथा शाहपुरा रियासतों ने। किशनगढ़ एंड शाहपुरा स्टेट्स, किशनगढ़ तथा शाहपुरा रियासतों ने, किशनगढ़ एंड शाहपुरा स्टेट्स, किशनगढ़ तथा शाहपुरा रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज्ड ऑफ मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज। टोटल रियासतें कितनी थी? 4 मिल गई, एक राज्य बना, उस राज्य का नाम है मत्स्य संघ। क्या नाम है? मत्स्य संघ नाम का राज्य। उसमें कितनी रियासतें हैं? 4। एक राज्य बना दिया, उसका नाम है राजस्थान संघ। उसमें कितनी है? 4 और 9 कितनी हो गई? 13। पीछे कितनी बच गई? 6। 6 में 4 मगरमच्छ है, जिनको आप मिला नहीं सकते क्योंकि वो 4 अपने आप में क्या बचे हैं? राज्य। 2 बच गए आपके। एक बच गया सिरोही, उसको कहां मिलाना है? बॉम्बे। जैसलमेर भारत सरकार के पास है, वो किसमें मिलाना है? जोधपुर। खत्म, एकीकरण समाप्त। कुछ बचा ही नहीं था, इतना ही बचा था। पर एक पंगा हुआ। दूसरे चरण में कोटा के राजा भीम सिंह जी बनाए गए राज प्रमुख। क्या बनाए गए? और बूंदी के राजा बहादुर सिंह जी क्या बनाए गए? उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। पहले एक रियासत हुआ करती बूंदी, हाड़ा चौहानों की एक रियासत थी, रियासत का नाम क्या था? बूंदी। फिर बूंदी से तोड़ के एक रियासत बनाई गई थी कोटा। इसलिए बूंदी के राजा का यह मानना था कि बूंदी का राजा होता है बड़ा भाई और कोटा वाला राजा होता है छोटा भाई। यहां पे बड़े भाई को बनाया गया उपराज प्रमुख और छोटे भाई को क्या बना दिया गया? राज प्रमुख। बहादुर सिंह जो कि बूंदी के राजा, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि वल्लभ भाई पटेल, बूंदी का राजा बड़ा भाई होता है तो मेरे को तो बनाओ राज प्रमुख। कोटा का राजा छोटा भाई होता है तो कोटा वाले भीम सिंह को क्या बनाओ? उपराज प्रमुख। वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, नहीं भाई, हम तो अब की इनकम वगैरह देख रहे हैं, अब कोटा की इनकम ज्यादा है तो कोटा वाले बनेंगे राज प्रमुख, आपकी कम है तो आप क्या बनोगे? उपराज। तो बहादुर सिंह इस बात से नाराज थे। कब बना राजस्थान संघ का उद्घाटन? कब हुआ? कब हुआ? 25 मार्च 1900। 23 मार्च की बात है। कब की बात है? बूंदी के राजा कौन है? कौन है? बहादुर। मेवाड़ के महाराणा से जाके मिलते हैं। मेवाड़ के महाराणा कौन है? किसे जाके मिले? भोपाल सिंह जी से। कब मिले? उद्घाटन से 2 दिन पहले। और भोपाल सिंह जी को जाके बहादुर सिंह ने कहा कि भोपाल सिंह जी, 2 दिन बाद में राजस्थान संघ राजस्थान संघ बनने जा रहा है, राजस्थान यूनियन बनने जा रही है, जो आपका सपना था। आपने एक दिन सपना देखा था कि राजस्थान, मालवा, सौराष्ट्र सब रियासतों को मिलाकर क्या बनाया जाए? राजस्थान यूनियन। ये बन रहा है परसों राजस्थान यूनियन, राजस्थान संघ बन रहा है, तो आपको भी राजस्थान संघ में शामिल हो जाना चाहिए। भोपाल सिंह जी ने कहा, मैं क्यों शामिल हूं? मेरी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है,
इनकम 1 करोड़ से अधिक है, मेवाड़ को अलग राज्य रखेंगे, मेवाड़ को किसी दूसरे राज्य में क्यों शामिल किया जाए? बहादुर सिंह जी ने कहा कि देखो, अभी आप कहां के राजा हो? मेवाड़। यदि आप राजस्थान संघ में शामिल होते हो तो पक्का आप राजप्रमुख बनोगे, क्योंकि फिर सबसे बड़े आप राजप्रमुख बनोगे। और यदि आप राजप्रमुख बनोगे तो मेवाड़ तो आपका है ही, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़ी, पूरा इस पूरे इलाके के आप हेड हो। गोपाल सिंह जी ने कहा, तो मैं तो समझ गया, मेरे को तो फायदा है, आप क्यों बनवाना चाहते हो? बहादुर सिंह ने कहा, कई बार दूसरों का घाटा होता है ना, वो भी अपना फायदा होता है। यदि आप राजस्थान यूनियन में शामिल होगे तो आप राजप्रमुख बनोगे, और यदि आप राजप्रमुख बनोगे तो कोटा वाला भीम सिंह राजप्रमुख ही, ठंड पड़ जाएगी, ठंड कलेजेगा। तो भोपाल सिंह जी ने कहा, ठीक है बहादुर सिंह जी, जब आप इतना कर रहे हो तो मैं शामिल हो जाता हूं। तो 23 मार्च को मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह जी वल्लभ भाई पटेल को फोन करते हैं। किसको फोन करते हैं? कब फोन कर रहे हैं? राजस्थान यूनियन कब बनना है? 23 मार्च को फोन किया, भाई वल्लभ भाई पटेल जी, ये जो परसों राजस्थान यूनियन बनने जा रहा है, जिसमें आप 9 रियासतों को मिला के राजस्थान यूनियन बना रहे हो, इसमें मेरे को भी शामिल कर लो, मेवाड़ को भी शामिल कर लो। वल्लभ भाई पटेल बड़े राजीव है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ये भी चाहते थे कि ज्यादा अलग अलग रियासतें रहनी नहीं चाहिए, सबको मिला जुला दिया जाए, पर मेवाड़ को ऐसा आप जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेवाड़ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक, इनकम 1 करोड़ से अधिक। तो वल्लभ भाई पटेल ने पहले पूछा था भोपाल सिंह जी से कि भोपाल सिंह जी, राजस्थान यूनियन बन रहा है, क्या आपको शामिल कर दें? तब भोपाल सिंह जी ने मना कर दिया था। और भोपाल सिंह जी ने कहा था, मेवाड़ की स्थापना 734 में बापा रावल ने की थी। किसने की थी? कब की? 734 में बप्पा रावल हमारा एक वंशज था, और उसने मेवाड़ के पूर्वज था, और उसने मेवाड़ की स्थापना की थी। मेवाड़ की स्थापना में 1200 साल हो गए। कितने साल हो गए? तो आप कहते हो कि 1200 साल पुराना एक देश है मेवाड़, और उसको इस राजस्थान संघ में मिला दिया जाए, मतलब मेवाड़ का नाम समाप्त कर दिया जाए, फिर राज्य का नाम होगा राजस्थान संघ, मेवाड़ नाम तो होगा ही नहीं। मैं क्यों समाप्त करूं? मेरे मेवाड़ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, मेरे मेवाड़ की इनकम 1 करोड़ से अधिक है, मेवाड़ राज्य बनेगा। मेवाड़ जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। हम तुम्हारे राजस्थान संघ में शामिल। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, चिल ब्रो, क्यों कर रहे हो आप अलग रहना चाहते हो, अलग रहो, कोई दिक्कत नहीं है अपने। अब वल्लभ भाई पटेल को भोपाल सिंह जी चला के फोन कर रहे थे कि हम किस में शामिल होना चाहते हैं, राजस्थान संघ। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, आप सच में आप ही बोल रहे हो? उन्होंने कहा, मैं खुद श्री श्री 1008 भोपाल सिंह जी खुद बोल रहा हूँ। तो वल्लभ भाई पटेल बड़े राजी हुए। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, भोपाल सिंह जी एक बार लाइन पे रहिए, मैं दूसरा कॉल उठाता हूँ एक बार। भीम सिंह जी को फोन मिला है कोटा, और भीम सिंह जी को फोन मिला, कहा कि भीम सिंह जी, वो जो परसों वाला कार्यक्रम अपने राजस्थान यूनियन का, उसमें थोड़ा चेंज है। अब राज प्रमुख बनेंगे मेवाड़ वाले भोपाल सिंह जी, अब राजधानी बनेगी उदयपुर, उद्घाटन होगा उदयपुर। भीम सिंह जी ने कहा, हालात बदल दिए, जज्बात बदल। भाई साहब, मैंने विजिटिंग कार्ड छपवा रखे हैं, उन पे लिखवा रखा है राज प्रमुख भीम सिंह। उनका क्या करूंगा? कोटा के बाहर बोर्ड लगा रखा है कि राजधानी कोटा में आपका हार्दिक स्वागत है, उस बोर्ड का क्या करेंगे? और इधर टेंट लगा लिया, जलेबियां निकल रही है, परसों वाले कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, और आप 2 दिन पहले कहते हो कि आप राजधानी नहीं हो। गोपाल सिंह जी ने वापस कहा कि साहब, मेवाड़ शामिल हो रहा है, मेवाड़ समझते हो वैल्यू आप, और मेवाड़ शामिल हो रहा है तो यार हम क्यों ना कार्यक्रम को चेंज करें? भीम सिंह जी ने कहा, मुझे नहीं पता, एक बार तो कार्यक्रम होगा, तुम्हारे मेवाड़ को अलग से शामिल कर लो। अभी मेवाड़ को शामिल करना जरूरी है क्या? बाद में कर लेना तुम्हारे मेवाड़ को, हमारे कार्यक्रम में बीच में क्यों फट्टा अड़ा रहे हो? तो वल्लभ भाई पटेल को लगा, बात तो ये भी सही है। तो भीम सिंह जी का, भीम सिंह जी कैरी ऑन, लगे रहो, जलेबियां देख लेना कच्ची ना रह जाए थोड़ी। भीम सिंह जी वाला फोन रखा, वापस भोपाल सिंह जी वाला फोन होल्ड पे था, वो उठाया और उठा कहा कि भोपाल सिंह जी, मेवाड़ 734 में बप्पा रावल ने स्थापित किया था, 1200 साल पुराना देश है। कितने साल पुराना है? और कल 9 रियासतें एक साथ शामिल होगी, और उसमें मेवाड़ भी शामिल कर दिया जाए? नहीं, शेर अकेला शामिल होगा, मेवाड़ के लिए अलग से कार्यक्रम किया जाएगा, केवल मेवाड़ शामिल होगा, मेवाड़ के साथ दूसरी कोई भी रियासत शामिल। और भोपाल सिंह जी का, वाह वल्लभ भाई पटेल यार, क्या प्लान है तुम्हारे पास, डन, ओके। तो बाद में तीसरे चरण में एक ही रियासत शामिल की गई थी, वो कौन सी थी? अब 23 मार्च को क्लियर हो गया ना, मेवाड़ राजस्थान संघ में मिलेगा। इसलिए 25 मार्च को गोकुललाल असावा के नीचे मंत्री नहीं बनाए गए। जब क्लियर था कि मेवाड़ शामिल होगा तो मेवाड़ से मंत्री भी लेने पड़ेंगे, तो कहा आप थोड़े दिन बाद जब मेवाड़ शामिल होगा तभी मंत्री बना देंगे, एक बार गोकुललाल असावा का अकेले प्रधानमंत्री बन जाओ, मंत्री बनने की आवश्यकता, मंत्री बनाने की आवश्यकता। तो तीसरे चरण में कौन सी रियासत? एक ही रियासत शामिल की गई, कौन सी? तो राजस्थान संघ पहले बना हुआ 9 रियासतों का, एक रियासत और गई मेवाड़। तो राजस्थान संघ है, एक और बना रहे हैं, तो फिर राज्य का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। क्या नाम रखा गया? पर मुझे इसका इंग्लिश नाम बहुत अच्छा लगता है, इसका इंग्लिश नाम रखा गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। क्या रखा गया? भोपाल सिंह जी को फील दिलाया गया, या तो यूएसए है,
या यूएसआर होगा और आप इसके क्या बनोगे, हेड। लिखो, लिखो थर्ड फेज। तो यदि वो बूंदी वाले बहादुर सिंह जी भोपाल सिंह जी के पास ना जाए तो थर्ड फेज होता ही नहीं। दो फेज में राजस्थान की एकीकरण कंप्लीट था। बहादुर सिंह जी आपको मरा गए क्योंकि आपको फालतू में याद करना पड़ रहा है, वरना दो फेज का एकीकरण होता, मजा आ जाता आपको। संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। क्या हो गया? कुछ ही नहीं करना है। पिछला कौन सा बना हुआ था आपका, राजस्थान संघ। इसमें एक रियासत जोड़ दो, कौन सी जोड़ दो, मेवाड़। तीसरे चरण में कौन सी एक रियासत जोड़ी गई, मेवाड़। किस में मिला दी गई, तो राजस्थान संघ में 9 रियासतें थी, एक मेवाड़ और मिल गई, तो अब कितनी रियासतें होगी, 10। अब सुनना दोगे, एक बार इधर देखना। सबसे पहले चरण का उद्घाटन कब हुआ था, 18 मार्च। उसके 7 दिन बाद दूसरे चरण का हुआ, कितना, 25 माह। पहले वाले के एक महीने बाद तीसरे का हुआ। एक महीने बाद मतलब पहले वाला 18 मार्च, तो ये कब हो जाएगा, 1900। अब जब उदयपुर शामिल हो रहा है तो उद्घाटन कहां करेंगे, उदयपुर। और जब मेवाड़ जैसी महान रियासत शामिल हो रही थी, वल्लभ भाई पटेल, सॉरी, सबसे बड़े नेता हमारे भेजे गए, और सबसे बड़े नेता थे जवाहरलाल। अब जब मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत शामिल हो रही है तो बड़े नेता को भेजो। और भारत के सबसे बड़े नेता कौन, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल। तो पहले 2 चरणों का उद्घाटन तो किसने किया, एनवी गाडगिल। तीसरे के लिए खुद कौन आए, प्रधानमंत्री खुद आए, लिख लो, इनोग्रेशन। कब किया गया उद्घाटन, बताओ देखे, कहां पर किया गया, किसके द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू। अब लिखो राज प्रमुख, लिखो राज प्रमुख। अब मेवाड़ शामिल हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, राज प्रमुख कौन बनेंगे, महाराणा भोपाल सिंह। लिखो, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। कौन बनाएंगे राज प्रमुख, कौन बनाएंगे, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। अब लिखो वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। 2 दिन से लिख रहे हैं, फिर क्या देख रहे हैं इधर उधर। उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, लिखो भीम सिंह कोटा, भीम सिंह कोटा। मतलब भीम सिंह जी का डिमोशन हो गया, पहले भीम सिंह जी राज प्रमुख थे, अब क्या बना दिए गए, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। अब लिखो कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। 2 लोग बनाए गए, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, दोनों। दो दो नाम लिखना है इसमें, एक दो नंबर लगा के लिख लो बोले। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, 2 कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। कौन कौन 2 बनाए गए, बताओ देखे, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। तो राज प्रमुख कौन बनाए गए, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन बनाए गए,
भीम सिंह कोटा और जूनियर डिप्टी राज प्रमुख 2 बनाए गए। कौन कौन बनाए गए? बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह। बहादुर सिंह का मेरे को छोड़ो, बोले मेरे को क्या मिला क्या नहीं मिला इससे कोई लेना देना नहीं। भीम सिंह जी ने विजिटिंग कार्ड छपवा रखे हैं राज प्रमुख वाले, वो देख लो इनके पास पड़े कि नहीं पड़े। बहादुर सिंह इस बात में राजी थे कि भीम सिंह अब राज प्रमुख नहीं बनेगा, तो भीम सिंह को राज प्रमुख के पद से हटा दिया गया। अब लिखो राजधानी, राजधानी कैपिटल। अब मेवाड़ शामिल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है राजधानी क्या बनेगी? उदयपुर। लिखो उदयपुर, राजधानी उदयपुर। भीम सिंह जी ने वापस मुंह छोटा छोटा किया। भीम सिंह जी का हमने बोर्ड लगा रखा है राजधानी कोटा में आपका हार्दिक स्वागत है, उस बोर्ड का क्या करेंगे? बहादुर सिंह का कबाड़ में बेच दो उस बोर्ड को तुम। तो बाद में भीम सिंह को राजी करने के लिए कहा गया कि राजधानी में विधानसभा होती है। राजधानी में क्या होती है? तो जयपुर राजधानी, तो जयपुर में राजस्थान की क्या है? विधानसभा। विधानसभा के एक साल में 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं विधानसभा के एक साल में? कितने सेशन? तो कहा 2 सेशन तो होंगे उदयपुर, 1 सेशन होगा कोटा। 1 सेशन कहां होगा? इसका मतलब विधानसभा साल में एक बार कहां पर आ जाएगी? कोटा। तो कोटा थोड़ा फील ले लेगा कि हम भी क्या है? राजधानी। देखो विधानसभा का एक अधिवेशन, 1 सेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा का एक अधिवेशन, 1 सेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा का एक अधिवेशन, 1 सेशन ऑफ विधानसभा प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर। प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर। प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर। प्रतिवर्ष का आयोजित किया जाएगा? कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर। कोटा वाले फिर भी थोड़े नाराज से दिखे, फिर कहा भाई कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास करेंगे। लिखो तथा कोटा के विकास के लिए एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा, तथा कोटा के विकास के लिए एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा विशेष प्रयास किए जाएंगे। स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड। विशेष प्रयास किए जाएंगे। स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड। विशेष प्रयास किए जाएंगे। कुल मिला के कोटा वालों को राजी किया जी। अब राजा महाराजाओं को तो बनाते राज प्रमुख, जनता के अंदर से क्या बनाए जाते? प्रधानमंत्री। लिखो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अब जैसे ही बात आई प्रधानमंत्री की, बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा साहब एक्सपीरियंस, मैं पहले शाहपुरा का प्रधानमंत्री था, बाद में राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री था, तो संयुक्त राजस्थान का मुझे बना दो, क्या दिक्कत है? एक्सपीरियंस है मेरे पास में। पर तभी कोने में से आवाज आई पंछीड़ेगी। वर्मा जी खड़े हुए, वर्मा जी का पंछीड़ा पूरा याद है, उन्होंने पंछीड़ा पूरा सुनाया, तो उनको क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। देखो माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। तो गोकुलाल असावा नाराज हुए, उनका भाई ये क्या तरीका है? इस प्रकार से आपने पहले तो कहा प्रधानमंत्री हूं, आप आपने हटा दिया, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ऐसे। तो कहा आप बन जाओ दिया कुमारी जी। लिखो उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा। अब लिखो मंत्री कौन कौन बने? मंत्री जियों के नाम भी लिखो। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा वो शामिल हो रखे। डूंगरपुर बांसवाड़ा को उनको क्या बोलते हैं? वागड़। वागड़ का गांधी कौन? भोगीलाल पांड्या। लिखो पांड्या जी, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। हार्दिक पांड्या के कुछ नहीं लगते हैं, है ना। अब ये कोटा बुंदीर शामिल हो गए। कोटा के बड़े नेता थे नैनूराम जी शर्मा। नैनूराम जी का तो मैंने बताया था मर्डर हो गया। फिर दूसरे बड़े नेता बचे थे अभिन्न हरि। कौन थे? लिखो अभिन्न हरि। पढ़ा था हमने। लिखो अभिन्न हरि। एक बूंदी से लिए गए थे ब्रिज सुंदर शर्मा। लिखो ब्रिज सुंदर शर्मा। ब्रिज सुंदर शर्मा। क्या नाम मंत्री जी का बताओ देखे? ब्रिज सुंदर शर्मा। मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत शामिल हुई तो कहा भाई यहां से थोड़े मंत्री और बनाओ। तो एक आदमी ने कहा भाई साहब मैं काले पानी की सजा काट के आया था, सरड़ा किले में नजरबंद किया गया था मुझे, बताओ कौन थे? देखो मंत्री जी भूरेलाल बया। अब जेल काटिए, मंत्री तो बनाओ। भूरेलाल बया।
भूरेलाल बया। भूरेलाल कैसे लिखते हैं? भूरे कैसे होता है? मात्रा तुझे पता नहीं भूरे में कैसी होगी? है भूरे। भूरे भूरे थोड़ी तो बोला था मैंने। भूरेलाल बया। बया में तो मात्रा भी नहीं है, अब क्या देख रही है? अच्छा है। एक बनाया गया प्रेम नारायण माथुर, लिखो। प्रेम नारायण माथुर उदयपुर गए थे। प्रेम नारायण माथुर। कौन बनाया गया? प्रेम नारायण माथुर। एक बहुत यंग सा लड़का, 31 साल का एकदम यंग लड़का, एक मंत्री बनाया गया, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन बनाया गया? लिखो मोहनलाल सुखाड़िया। आगे जलवे पढ़ेंगे अपने सुखाड़िया जी के। मोहनलाल सुखाड़िया। कौन बनाए गए? तो बताओ कौन कौन मंत्री बने, नाम बताओ। भोगीलाल पांड्या, अबिन हरी, ब्रिज सुंदर शर्मा, भूरेलाल बया, प्रेम नारायण माथुर, मोहनलाल। वो प्रधानमंत्री कौन? गोकुलाल असावा। प्रधानमंत्री कौन? अब ये जो रियासत, ये जो राज्य बना था राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, इसकी जनसंख्या हो रही थी 42,60,000। कितनी हो रही थी? देखो जनसंख्या 42,60,000। 42,60,000। 42,60,000। 42,60,000। इनकम लिखो। आय 3,16,00,000। 3,16,00,000। 3,16,00,000। 3,16,00,000। 3,16,00,000। अब सुनो, देखो बात। जैसे आप आरएस लगोगे, आप आरएस लगते हो, 60 साल की उम्र तक नौकरी करते हो। 60 साल की उम्र के बाद में और सरकार आपको कहती है भाई टाटा बाय बाय, घर जाओ, आराम करो, बुढ़ापा आ गया। तो आप कहते हो भाई साहब, मैं जब युवा अवस्था में था, शरीर चल रहा था, मेरे शरीर में एनर्जी थी, तब मैंने सरकार के लिए दौड़ भाग करके काम किया। अब जब बुढ़ापा आ गया, सरकार ने कहा तू तेरे हम हमारे, ऐसे कैसे पार पड़ेगी? अब बुढ़ापे में रोजी रोटी का क्या जुगाड़ होगा? तो सरकार कहती है हम आपको पेंशन देंगे। क्या देंगे? आपने इतना काम किया था, इसके बदले में हम आपको क्या दे देंगे? पेंशन। सेम राजाओं ने कहा। जब राजाओं ने भारत में अपना विलय किया, तो राजाओं ने अपने पूरे संसाधन भारत सरकार को दे दिए। किसको दे दिए? भाई हमारे हथियार पड़े, इंडियन आर्मी रख लो। हमारे सैनिक है, इंडियन आर्मी रख लो। हमारी बिल्डिंग्स है, सरकार रख लो। तो सब कुछ किसको दे दिया? भारत सरकार। जैसे मुझे याद है, बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने जब मिलाया था, तो उन्होंने कोई 5,85,00,000 रुपए भारत सरकार को दिए थे। इतना रेवेन्यू पड़ा था उनके पास में, तो उनका भारत सरकार ये रखे, क्योंकि ये टैक्स जनता का है। पहले जनता ने मेरे को जमा कराया, अब मैं राजा नहीं हूं, अब राजा कौन है? भारत सरकार। तो ये टैक्स किसके पास जाना चाहिए? भारत सरकार। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जब राजा अपना सब कुछ, अपने रिसोर्सेज, अपनी इनकम, अपने मिलिट्री, सब कुछ, जब अपनी बिल्डिंग सारी की सारी भारत सरकार को दे रहे हैं, तो भारत सरकार इनको पेंशन देगी। क्या देगी? उस पेंशन को बोला करते प्रिवी पर्स। क्या बोला करते? राजाओं को पेंशन मिलती, उस पेंशन को क्या बोला करते? प्रिवी पर्स। क्या बोलते? अच्छा, रियासती सचिवालय ने बैठ के दिमाग लगाया कि भाई कितना प्रीवी पर्स देना किसी राजा को, तो कहा भाई इनकम के अनुसार। अभी भी क्या होता है, जिसकी सैलरी ज्यादा उसकी पेंशन ज्यादा, सैलरी कम तो पेंशन कम। तो वैसे के वैसे जिस स्टेट की इनकम ज्यादा, उस राजा का प्रीवी पर्स ज्यादा, जिस स्टेट की इनकम कम, उसका प्रीवी पर्स कम। तो भी अधिकतम देना पड़े तो कितना देना है? तो भारत सरकार का मोटा मोटा अंदाजा ये था कि अधिकतम देना पड़ा तो हम 10 लाख एनुअल देंगे। कितना देंगे? एक साल में एक राजा को कितनी पेंशन? 10 लाख। बाकी मनाएंगे तो कम में, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 2.5 लाख, किसी को 3,70,000। हाईएस्ट देना पड़ा तो कितना देंगे हम उसको? 10 लाख। नेहरू जी उद्घाटन करने के लिए आए हुए। नेहरू जी को लगता है मेवाड़ से बड़ी रियासत तो क्या होगी, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा की रियासत है, इसलिए इनको तो पूरा ही टिका देते हैं। एनुअल कितना दे देते हैं इनको? 10। और नेहरू जी ने कहा कि भाई मैं महाराणा भोपाल सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपनी महानतम रियासत का और आज संयुक्त राजस्थान के अंदर विलय कर दिया है, भारत में विलय किया है, एकीकरण में शामिल हुए। मेरा इनको कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं घोषणा करता हूं, भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इस बात को घोषणा करता हूं कि भोपाल सिंह जी को 10 लाख रुपए एनुअल क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? प्रीव्यू। भोपाल सिंह जी ने जैसे सुना, भोपाल सिंह जी का नेहरू जी ये लास्ट लाइन रिपीट करना वापस, का आपको 10 लाख रुपए प्रीव्यू दे देंगे। गोपाल सिंह जिनका मेवाड़ की स्थापना 734 में बापा रावल ने की थी। मेवाड़ कितने साल पुराना देश है? और ये क्या तुच्ची सी रकम दे रहे हो?
मैं ये विलय पत्र फाड़ रहा हूं तुम्हारा। मेवाड़ आजाद था, आजाद है। नेहरू जी ने कहा अरे अरे फाड़ना मत प्लीज, आप बताओ कितना चाहिए। उनका डबल। कितना चाहिए, कितना चाहिए। नेहरू जी ने कहा डन। तो कोई आपसे पूछेगा कि कौन से राजा ने 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स मांग लिया था, कौन से राजा ने। देखो, महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स की मांग की। महाराणा भोपाल सिंह डिमांडेंट 20 लाख रुपीज प्रिवी पर्स। एनुअल मिलता था ना, एक साल का पूरा मिलता था। महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स की मांग की। महाराणा भोपाल सिंह डिमांडेड 20 लाख रुपीज प्रिवी पर्स। महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स की मांग की। फिर भाई दोनों की बातें रखी गई, भोपाल सिंह जी की बात भी रखी गई, नेहरू जी की बात भी रखी गई। नेहरू जी कितना देना चाहते थे प्रिवी पर्स, कितना देना चाहते थे, और भोपाल सिंह जी कितना मांग रहे हैं, 20 लाख। फिर नेहरू जी ने कहा देखो ऐसे करते हैं अपने, आपका प्रिवी पर्स तो हम 10 लाख ही देंगे। जो प्रिवी पर्स है वो तो कितना देंगे हम, 10 लाख। पर देखो आपको हमने राज प्रमुख बनाया है, तो राज प्रमुख की सैलरी मिलेगी, और वो राज प्रमुख की सैलरी मिलेगी आपको 5 लाख। कितनी मिलेगी, एक साल की कितनी सैलरी होगी आपकी, जो सैलरी ऑफ राज प्रमुख है वो कितनी होगी, 5 लाख। तो 10 वो दे दिए, 5 ये दे देंगे, कितने हो गए। गोपाल सिंह जी ने कहा 15 हुए। अरे कहा सर रुको जरा, आप धर्म पुण्य करने वाले आदमी हो, मंदिरों के लिए दान पुण्य देते हो, हम आपको धार्मिक अनुदान देंगे। कितना अनुदान, मंदिरों मंदिरों में देने के लिए आपके पास जो खर्चा है वो देंगे, रिलीजियस ग्रांट देंगे, और ये भी देंगे हम 5 लाख। कितना देंगे, एक साल का 5 लाख रुपए क्या देंगे, रिलीजियस ग्रांट। एक साल का 5 रुपए क्या देंगे, सैलरी ऑफ राज प्रमुख, और 10 लाख रुपए क्या देंगे, प्रिवी पर्स। टोटल रुपए कितने आ गए, पर प्रिवी पर्स के कितने हैं। भोपाल सिंह जी का रुपए 20 लाख आने चाहिए, कैसे दे, बोले ऐसे दिए। फिर लिखो ऐसे कैसे उतार लोगे, 20 लाख रुपए कैसे बांट के दिए थे। समझ जाओगे ना बात। कोई पूछेगा कौन से राजा ने 20 लाख रुपए प्रिवी वर्ष मांगे, भोपाल सिंह ने। प्रिवी वर्ष के रूप में कितने मिले, 10 लाख। राज प्रमुख की सैलरी कितनी दी गई, और रिलीजियस ग्रांट कितना दिया गया, 5 लाख। कुल मिलाकर टोटल रुपए कितने दिए गए, 20 लाख। एनुअल मिलते थे ना, एक साल के वार्षिक मिला करते थे। अब क्या कंडीशन है अपनी, राजस्थान टोटल रियासतें कितनी थी, 19। 4 का एक राज्य बना हुआ, उस राज्य का नाम क्या है, मत्स्य संघ। क्या है, मत्स्य। 10 का एक राज्य बना, उस राज्य का नाम है संयुक्त राजस्थान। क्या नाम है भाई, 9 राजस्थान संघ वाली एक मेवाड़ कितनी होगी, 10। मतलब कितनी रियासतें मिल गई, 14। 14 रियासतें पर 2 अलग अलग राज्यों में, एक राज्य का नाम है मत्स्य संघ, एक राज्य का नाम है संयुक्त राजस्थान। पीछे कितनी बच गई, 5। कितनी बच गई, 14 मिल गई, पीछे कितनी बची, 5। 3 मगरमच्छ है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। 2 सिरोही है, सिरोही को कहां मिलाना है, बॉम्बे। जैसलमेर भारत सरकार के पास है, वो किधर मिलाना है आपको, जोधपुर, क्योंकि और आपके पास कोई चांस है नहीं। अब यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इन बिटवीन पाकिस्तान हमले करने शुरू कर देता है। पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान 2 देश कब बने, 47 में। 47 में 2 देश बने, उसके बाद पाकिस्तान ने 3 हमले किए। पाकिस्तान ने बनते एक हमला किया बलूचिस्तान पर। कहां पर किया, पाकिस्तान का एक राज्य है, उस राज्य का नाम क्या है, अब तो पाकिस्तान का एक प्रांत है, पाकिस्तान का एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम क्या है, बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं था, अंग्रेजों ने इसको अलग छोड़ा था, लेकिन पाकिस्तान हमला करता है, हमला करके इस पे कब्जा कर लेता है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ है, इसलिए आज दिन तक बलूचिस्तान वालों की मांग है कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे नहीं। इसलिए बलूचिस्तान वाले तब से अपना फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, और भारत तन मन धन से बलूचिस्तान का सहयोग करता है। भारत किसके साथ है, किसके साथ है, एकदम अपने ढंग से लगे होंगे, हाँ बलूच तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे, तोड़ दो पाकिस्तान, तोड़ दो बेड़ियां, राज्य तुम्हारा क्या कर लो अलग। और बलूचिस्तान वाले वाकई संघर्ष कर रहे हैं, उनकी पूरी सरकार अलग बनाते हैं, वो कहते हैं हमारा राष्ट्रपति अलग,
प्रधानमंत्री अलग, गृह मंत्री अलग, विदेश मंत्री अलग, हमारी आर्मी अलग, और उनकी जो आर्मी वो पाकिस्तान की आर्मी से लड़ती रहती है। हालांकि उनकी इतनी पार नहीं पड़ती, पाकिस्तान की आर्मी बड़ी है, उनकी आर्मी छोटी है। और उनकी जो सरकार बनती है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ये बैठे रहते हैं स्वीडन। कहां पे रहते हैं? मतलब बलूचिस्तान का जो राष्ट्रपति बनता है बलूचिस्तान में नहीं रहता, कहां रहता है? स्वीडन। क्योंकि यदि वो बलूचिस्तान आए तब तो पाकिस्तान वाले पकड़ के फांसी लगा दे। तो वो कहता है मैं कहां पर बैठा हुआ हूं? स्वीडन। पर अब मैं यहां बैठा बैठा दुनिया के बाकी देशों से बात कर रहा हूं। आज नहीं तो एक दिन आगे पक्का कभी ना कभी हम बलूचिस्तान को आजाद करवा लेंगे, और जिस दिन बलूचिस्तान को आजाद करवाएंगे मैं स्वीडन से जाकर राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। तब तक यहां बैठा बैठा मैं बातचीत करता रहता हूं। और बलूचिस्तान वाले लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े। इवन 2015 में तो मोदी जी 15 अगस्त का लाल किले से भाषण दे रहे थे। लाल किले से भाषण देता है प्रधानमंत्री, और मोदी जी ने कह दिया कि भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त के दिन मैं समस्त भारतवासियों को और समस्त बलूचिस्तान वासियों को आजादी की शुभकामनाएं देता हूं। पाकिस्तान वालों ने हाथों हाथ ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा भारत को दो शुभकामना, बलूचिस्तान को किस बात की दे रहे हो तुम? हमने कहा सॉरी सॉरी हो गया, ऐसे मिस्टेक हो गई हमसे। भाई साहब, इधर मोदी जी भाषण दे के आए, हाथों हाथ वो जो बलूचिस्तान का राष्ट्रपति जो कहां पर बैठा हुआ है, उसका हाथों हाथ मैसेज आया कि भारत के यशस्वी तेजस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी का समस्त बलूचिस्तान वासियों की तरफ से हृदय की अनंतिम गहराइयों से धन्यवाद दिया जाता है, जो उन्होंने बलूचों की आजादी की लड़ाई में हमारे साथ खड़े होने का मादा दिखाया। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हम बलूचिस्तान को क्या करवा लेंगे? आजाद। हमने कहा आमीन। ऐसा ही हो, हम भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान किसी का गुलाम ना रहे, बलूचिस्तान क्या हो जाए। और तब से भाई साहब बलूचिस्तान लगा हुआ है। अभी साल भर पहले पाकिस्तान की आर्मी का एक जहाज बलूचिस्तान के ऊपर से जा रहा था, उसमें पाकिस्तान की आर्मी के 12 कमांडर बैठे थे। कितने कमांडर? बलूचों ने नीचे से एक मिसाइल लगाई, ऊपर ही रख दिया। 12 को नीचे आने लगभग 6 महीने पहले बलूचों की एक लड़की, शायद फिजिक्स की प्रोफेसर थी, वो एकदम बॉम्ब वॉम्ब बांधती है, कराची के एक पुलिस थाने के अंदर घुसती है, धमाक पूरा पूरा पुलिस थाना उड़ा गई थी, सुसाइड बॉम्बर बन के। तो बलूचिस्तान वाले भयंकर ढंग से लगे हुए, और पक्का मेरा पूरा विश्वास है कि मैं मरने से पहले पहले बलूचिस्तान को तो आजाद देख लूंगा। और होना चाहिए भाई, किसी भी देश का किसी भी देश पर कब्जा, हम किसी भी कब्जे के खिलाफ। जब हम खुद 200 साल की गुलामी से आजाद हुए तो हमें पता है कि गुलामी बहुत बुरी होती है, इसलिए बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान इस प्रकार गुलामी थोप नहीं सकता। बलूचों को आजाद होने का पूरा पूरा अधिकार है, और बलूच होंगे। ऐसे कैसे पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध, कौन सा है? वो भी कह रहे हैं आजादी चाहिए, हम उनके भी साथ खड़े हैं। ऐसे कैसे पाकिस्तान का एक प्रांत हो रहा है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो तो लगभग लगभग आजाद से हो रखे हैं, और हम उनके भी साथ खड़े कि पूरी जंजीरें तोड़ दो, तुम्हें कोई गुलामी मानने की आजादी नहीं। कुल मिला के पाकिस्तान के पास एक ही बचेगा, पंजाब। क्या बचेगा? 4 ही प्रांत है उनके। एक प्रांत उनका था बंगाल, वो हमने 71 में कर दिया। तो बंगाल भी तो हमारा ही क्या हो भाई साहब। तो एक प्रांत 71 में हमने आजाद किया, हमने कहा नहीं, तुम्हें गुलाम रहने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने एक देश बनाया बांग्लादेश, कौन सा बनाया? अब अगला नंबर किसका है? अब उन तीनों में लड़ाई है, सिंध में, बलूचिस्तान में, और खैबर पख्तूनवा, या उसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उनमें लड़ाई है कि पहले आजाद कौन हो, पहले आजाद कौन हो। और हम करें यार आराम से, धीरे धीरे, ऐसे नहीं, है ना, लाइन लाइन लगा के हो, पहले बलूचिस्तान, फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उसके बाद में सिंध। ऐसे लड़ते नहीं, पंजाब वाले नाराज हो जाएंगे, वरना बाद में एक पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? ये अपने जिंदगी में देख के जाएंगे, टुकड़े टुकड़े होंगे, भयंकर ढंग से टुकड़े टुकड़े होंगे। कोई भी देश इस प्रकार से लंबे समय तक नहीं चल सकता। मैं तो कई बार यूं सोचता और हूं, जैसे अपने एक व्यवस्था है कि भाई 3 बजे कोचिंग जाओगे, मास्टर आएगा पढ़ाएगा, दूसरा मास्टर आएगा पढ़ाएगा, घर जाओगे, पीजी है, खाना खाओगे, सो जाओगे, सुबह उठोगे, पढ़ोगे। जैसे पाकिस्तान में बच्चे करते हैं क्या? उनका भी कोई मैकेनिज्म है क्या इस प्रकार का? या यूं डर लगता होगा कि रोड पे जा रहे हैं कौन सल्टा जाए? ऐसा अलग प्रकार का देश है ना थोड़ा, तो उनका अलग ही सिस्टम चल रहा है, तो एक ना एक दिन होने ही उनके टुकड़े हो जाएंगे। तो पाकिस्तान एक हमला करता है बलूचिस्तान पर, पूरे बलूचिस्तान को खा जाता है। जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो कहा गया बड़ी रियासतें जो है वो चाहे तो भारत में आजाद हो जाए, चाहे पाकिस्तान में चली जाए, और चाहे तो आजाद रह जाए, या तो भारत में मिले या पाकिस्तान मिले, या क्या रह जाए? आजाद। और ऐसी एक हमारी रियासत थी कश्मीर, कौन सी थी? और कश्मीर ने कहा कि भाई साहब न तो हम भारत में शामिल होंगे, ना ही हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम क्या रहेंगे? आजाद। कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। क्या नाम था कश्मीर के राजा का? हरि सिंह को ऐसे लगता था कि यार मेरा कश्मीर नीचे आ जाएगा भारत, इस साइड के अंदर आ जाएगा पाकिस्तान, यहां पर बाउंड्री लग रही थी अफगानिस्तान की,
यहां पर बाउंड्री लग रही थी रसिया की। किसकी लग रही? क्योंकि जब तक ये उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अलग अलग नहीं थे तो ये बाउंड्री लगती थी इसकी सीधी सीधी। इधर से बाउंड्री लगा करती थी चाइना और इधर से बाउंड्री लगती तिब्बत। किसकी? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, चीन, तिब्बत, 6 देशों की बाउंड्री लगती है। कितने देशों की? 6 देशों की बाउंड्री लग रही है। इनको लगा हम 6 देशों के बीच में है, ये 6 के 6 देश हनीमून मनाना इधर ही आएंगे। टूरिज्म कि भाई कश्मीर वाकई बहुत सुंदर है तो टूरिज्म बढ़ेगा, इन 6 देशों के लोग आएंगे, अपने देश की इकोनॉमी अलग से काम करेगी। फिर चंदन की लकड़ियां होती है भाई साहब, अपने अपने यहाँ पे केसर होती है, खूब सारा और चीजों को बेच बाच के अपने देश का धंधा चला लेंगे। तो कश्मीर ने कहा न तो भारत में आज शामिल होऊंगा न मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा, मैं क्या रहूंगा आजाद। पाकिस्तान उधर बलूचिस्तान को पूरा खा जाता है। अब पाकिस्तान हमला करता है कश्मीर पर। कहां पर हमला करता है? कश्मीर। जब कश्मीर पे हमला किया तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा कोई बात नहीं, पाकिस्तान आ रहा है तो हम लड़ाई कर लेंगे। तो कश्मीर के राजा ने अपनी सेना भेजी, किससे लड़ने के लिए? कश्मीर की सेना पाकिस्तान से मिल गई, कश्मीर की सेना, और उस सेना ने आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। कितने कश्मीर पे? आधे कश्मीर पे कब्जा कर गए। वो जब आधे कश्मीर पे कब्जा कर गए तब कश्मीर का राजा भाग के अपने पास है। कश्मीर का राजा कौन है? हरि सिंह। नेहरू जी के पास है और उसने नेहरू जी को कहा नेहरू जी हमारे आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान की आर्मी उधर से बढ़ती आ रही है, हमारी आर्मी भी उनके साथ मिल गई, हमारी अकेले पार नहीं पड़ रही, आप हमारे पड़ोसी देश हो, आप हमारा साथ दो। नेहरू जी ने कहा भाई कौन पड़ोसी? तुम्हारा अलग देश, हमारा अलग देश, हम तीसरे के पचड़े में क्यों पड़े? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा क्या लेना देना? लड़ाई तुम्हारी और पाकिस्तान की है। यदि तुम भारत में विलय कर दो, भारत में शामिल हो जाओ तो हम तुम्हें सहायता दे सकते हैं। हरि सिंह का कागज लाओ, फटाफट कागज लाओ। और हरि सिंह ने साइन किया कि कश्मीर का विलय किसमें करता हूं। तो यदि कश्मीर का राजा हरि सिंह विलय कर रहा है तो पूरे कश्मीर का कर रहा है, आधे का? पूरे का। भाई वो तो पूरे का राजा पूरे कर रहा है, लेकिन उसके आधे पे कब्जा किसने कर लिया? पाकिस्तान। तो अब भारत की ड्यूटी है कि पूरा कश्मीर आजाद करवाए, पूरे कश्मीर को किसमें मिला ले? भारत के अंदर। नेहरू जी ने अपनी सेना भेजी, अपनी सेना गई और अपनी सेना ने जाके उधर से पाकिस्तान की सेना आ रही थी, वो जहां तक पहुंची थी वहीं रोक दिया, बस यहीं पे रुक जाओ, इससे आगे हम बढ़ने नहीं देंगे। अपनी आर्मी भारी पड़ी, वो जहां तक आए थे वहीं तक उनका कब्जा हुआ, वहां से वो वापस चले गए। अब बस हमने गलती इतनी सी की कि वो यहां तक पहुंचे थे, उनको यहां पर हमने रोक दिया। हम उस दिन थोड़ा सा और करते और जो यहां तक पहुंचे थे ये खाली करवा लेते। मगर हमारा घर है, हमारे घर पे गुंडे कब्जे कैसे कर सकते हैं? तुम्हें निकलना चाहिए। पर तब हम नए नए आजाद हुए थे, नई नई नीतियां थी, कई बार इस प्रकार की बातें होती है और हमें लगा कि यार यूएनओ जो है वो बहुत अच्छी संस्था है। कौन सी? मैंने परसों पढ़ने के लिए कहा था आपको, यूएनओ। और हमें लगा कि दुनिया के झगड़े सुलझाने वाला कौन है? यूएनओ। तो क्यों ना अपने किसके पास चले? यूएनओ। तो अपने गए यूएनओ के पास, नेहरू जी यूएनओ के पास। अगर यूएनओ को जाकर भाई यूएनओ पाकिस्तान ने हमारे आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया और आधा कश्मीर हमारे पास है, जबकि कश्मीर के कागज पूरे के पूरे हमारे पास पड़े। इसका भाई एक प्लॉट है, उसका पट्टा पूरा का पूरा मेरे पास है, लेकिन आधे पे गुंडों ने कब्जा कर लिया। तो गुंडों का थोड़ी हो गया, है तो मेरा, क्योंकि मेरे पास उसका पट्टा है। हरि सिंह ने पट्टा अपने को दिया तो कश्मीर पूरा अपना। यूएनओ उनका ठीक है, दिलवाते हैं। तो एक काम करते हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, यहाँ जो लोग रह रहे हैं इनसे पूछते हैं कि क्या ये भारत में शामिल होना चाहते हैं या क्या ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। लोगों की जैसी इच्छा होगी वैसा कर देंगे। जनमत संग्रह क्या करवाते हैं? रेफरेंडम। रेफरेंडम करवाते हैं। नेहरू जी बहुत ढंग से जानते थे कि यदि जनता से पूछा गया तो जनता कहेगी पाकिस्तान जाएंगे। कहां जाएंगे? नेहरू जी का नहीं खेल रहे। कौन यूएनओ? किसका यूएनओ? हम किसी यूएनओ को जानते? वी डोंट नो यूएनओ। तो बाद में अब क्या होगा? तो हमने कहा ये हमारा द्विपक्षीय मुद्दा है। कैसा मुद्दा है? बाइलेटरल। हम दो के बीच की लड़ाई है, यूएनओ के बीच में टांग अड़ाने की आवश्यकता। यूएनओ का भाई आप ही आए थे, अब हम तो क्या करें इसके अंदर। तो हमने कहा बस आगे गलती हो गई, तुम तुम्हारे हमें हमारे, तब से मुद्दा वहीं पड़ा है। इसलिए कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान कब्जा कर गया, तो हम कहते हैं कि आधे कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कौन सा है? पाकिस्तान का ये कहना है कि आधे कश्मीर पे हमने कब्जा कर रखा है, तो वो कहता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो क्या कहता है? कश्मीर के खुद के समझ ही नहीं आ रहा कि वो किधर जाए, कि इधर रह गए हम उधर रह गए। तो आधा अपने पास पड़ा है, आधा उनके पास पड़ा है। तो पाकिस्तान बलूचिस्तान खा गया था पूरा, कश्मीर खा गया आधा। पर ये पता नहीं मुझे क्यों गट फीलिंग आती है, भयंकर गट फीलिंग आती है कि ये पीओके वाला तो अगले 2-1 महीने में लेंगे, चुनाव से पहले पहले लेंगे ये वाला तो, है ना। मैं वास्तव में पिछले साल भर से रात को सोता हूं, सुबह उठते मोबाइल सबसे पहले चेक करता हूं पीओके। फिर आता है कि नहीं उधर ही है, तो मुझे लगता है नहीं यार थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा, पर ज्यादा इंतजार इसमें होगा नहीं, हम बहुत जल्दी इसको इधर लेने वाले हैं। आज ही कश्मीर में मोदी जी की बड़ी रैली है, तो ये सब लक्षण उसी चीज के हैं।
है ना। इधर कश्मीर इधर वालों को दिखाने की आवश्यकता है कि देखो हम भारत के साथ बहुत राजी है, ताकि थोड़े दिन बाद में उधर वाले भी कहेंगे। और पाकिस्तान, और आजकल एकदम सही मौका है, पाकिस्तान इतना गरीबड़ा हो रखा है, बापड़ा इतना गरीबड़ा हो रखा है कि उसको कोई रुपए देने के लिए तैयार है। भाई पाकिस्तान पूरी अर्थव्यवस्था उनकी भीख पे चलती है। मैं, मेरे को बड़ा अजीब लगा कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री बना था पाकिस्तान का, तो उन्होंने गधे बेच के कमाई किया। पाकिस्तान के सारे गधे बेचे कि इससे थोड़ी कमाई हो जाए। मगर गधे बेच के देश कितने दिन चलेगा? ऐसे थोड़ी देश चलता है कोई। तो उनकी इकोनॉमी का बंटा धार हो रखा है। मैं अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान का कोई वीडियो देख रहा था, तो उसमें दो स्पेशलिस्ट बेचते हैं, एक आर्मी का है, एक इधर को पॉलिटिक्स का है। तो पॉलिटिक्स वाला आर्मी वाले से कह रहा है, भारत से लड़ सकते हो क्या? लड़ सकते हो क्या? है क्या हिम्मत भारत से लड़ने की? वो सामने वाला कहता है कि हाँ लड़ सकते हैं। लड़ क्यों नहीं सकते? उसने कहा यार मजाक मत किया करो यार, भारत की कंपनी है टाटा, उसका जितना प्रॉफिट है ना उतना पाकिस्तान की जीडीपी है। क्यों फालतू की बात करते रहते हो? और अब तो लोगों ने नया बना रखा है कि साहब नीता अंबानी ने जो नेकलेस पहन रखा है ना, उतनी पूरी जीडीपी है उनकी। वो पाकिस्तान की जीडीपी गले में डाल के घूमती रहती है। तो कुल मिला के पाकिस्तान बलूचिस्तान खा गया था पूरा, कश्मीर खा गया। अब उसने एक हमला किया जैसलमेर पे। कहां पे हमला किया? जैसलमेर पे हमला किया। तो जैसलमेर के राजा को लगा पार नहीं पड़ेगी। जैसलमेर के राजा ने, पास में बड़ा जोधपुर था, तब तक राजाओं के कंट्रोल थे। जोधपुर के राजा का भाई पाकिस्तान का हमला आ गया, हमारी अकेले की पार नहीं पड़ेगी। ले जोधपुर के राजा ने अपनी सेना भेजी, और पाकिस्तान के उधर से जो भी कबीला ही आ रहे, पाकिस्तान ने एक बड़ा जोरदार किया, उसने कश्मीर पे जैसलमेर पे जब हमले किए, अपनी आर्मी नहीं भेजी। थे तो आर्मी के लोग ही, पर उनके कपड़े एकदम साधारण लोगों जैसे जनजातियों के कपड़े होते हैं, आसपास के बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं वैसे कपड़े, कि कल को कोई कह दे कि पाकिस्तान हमला किया, उनका नहीं साहब, बॉर्डर एरिया पे लड़ने वाले लोग अंदर घुस गए थे, हमारी सेना का इससे कोई लेना देना। तो बड़ा शानदार मूव खेल गए थे इस मामले में वो। तो उधर से वो कबीला ही आ रहे थे। जोधपुर के राजा ने आर्मी भेजी, पहले हवाई यात्रा की, हवाई जहाज से जाके देखा क्या चल रहा है। तो पता चला कि वो लोग जैसलमेर के कुछ इलाकों में अंदर घुसे थे, कुछ पुलिस थानों पे कब्जा किया था, कुछ गांवों की फसल उठा के ले गए थे, गाय भैंस के खोल के लेके चले गए थे। तो लगा उधर से आ तो रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं, का ज्यादा बड़ा कोई खतरा नहीं है। तो पाकिस्तान, जोधपुर की आर्मी गई, जोधपुर की आर्मी ने जाके पाकिस्तान के जो लोग भी उधर से आ रहे थे उनको वहां से भगा दिया। ये बड़ा अच्छा किस्सा उसमें। तब जोधपुर के राजा ने जैसलमेर के राजा के पास अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेजा, और भेज के कहा कि भाई अभी तो हमला छोटा है, पर खुदा ना खास्ता बड़ा हमला हो जाए, क्या लड़ाई का क्या पता चलता, किसी भी पक्ष में झुक सकती है। और यदि लड़ाई बड़ी हो गई, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हमला हो गया, क्या पता दिल्ली से सहायता आए नहीं आए, कब तक आए, और पाकिस्तान महल पे कब्जा कर ले जैसलमेर के, तो सबसे पहले राजा को और रानी को मारेंगे। इसलिए पूरा जो राज परिवार है ये हेलीकॉप्टर में बैठो, जोधपुर आ जाओ, ताकि कम से कम राज परिवार तो सेफ रहेगा। राजा का स्टेटमेंट था, उसने कहा जब जनता ही मर जाएगी तो मुझे जिंदा रह के करना है क्या? जिस जनता से 1000 साल तक टैक्स लिया था, उस जनता को इस दुख की घड़ी में छोड़ के कैसे भागा जा सकता है? क्या होगा जब जनता मरेगी? तो हमें भी मार देंगे। तो मुझे लगता है कि यार राष्ट्र का जो मुखिया होता है ना, उसका चरित्र अलग प्रकार का होता है। वरना अफगानिस्तान में इस बार जब तालिबान वालों ने कब्जा किया था, सबसे पहले अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भाग गया, मुझे लगा मेरे को मारेंगे। यूक्रेन वाला, रूस वाला चल रहा है, उस राष्ट्रपति का पता ही नहीं चल रहा वो है कहां, इधर उधर ही घूम रहा है वो। उसने मना किया, उसने कहा नहीं साहब, पर वो बड़ा हमला हो ही नहीं पाया। पर कुल मिला के हमला हुआ जैसलमेर की साइड से। इसलिए भारत में एक बड़े नेता थे, उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था? क्या नाम है? राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े नेता हुए थे अपने। इन्होंने एक समिति बनाई, उसका नाम था राजस्थान आंदोलन समिति। कौन सी बनाई? राजस्थान मूवमेंट कमेटी या राजस्थान आंदोलन समिति बनाई। और ये वल्लभ भाई पटेल से, जवाहरलाल नेहरू से जाके मिले, और इन्होंने जाकर कहा कि नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजस्थान के बॉर्डर पे 3 रियासतें पड़ी है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। कौन कौन सी? तीनों पे थ्रेट है, अभी तक राजाओं के कंट्रोल है वहां पर। यदि पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। इसलिए फटाफट बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर को राजस्थान में मिलाओ, अपनी सेना वहां पे लगाओ। अलग अलग रहेंगे, संभालना टफ रहेगा, एक साथ होंगे तो संभालना अपने लिए क्या हो जाएगा, इजी। तो इन बॉर्डर वाली रियासतों को राजस्थान में मिलाया जाए, ऐसी कोशिश कौन कर रहे थे? कौन सी समिति बना के? यही लिखो, इसी में लिखो, तीसरे चरण में नीचे लिखो। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। राम मनोहर लोहिया फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। राम मनोहर लोहिया फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी, तथा शेष रियासतों के शीघ्र विलय की मांग की, एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तथा शेष रियासतों के शीघ्र विलय की मांग की।
and demanded immediate merger of rest of the princely states तथा शेष रियासतों के शीघ्र विलय की मांग की and demanded immediate merger of the rest of the princely state शेष रियासतों के शीघ्र विलय की मांग की। इसलिए वल्लभ भाई पटेल जी ने इन तीनों राजाओं को बुलाया, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, और तीनों को बुला कहा भाई बीकानेर जोधपुर, हालांकि तुम्हारी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो तुम राज्य तो बन सकते हो, पर हम तुम्हें राज्य नहीं बनाएंगे क्योंकि तुम पाकिस्तान वाली बाउंड्री पर हो, इधर से हमले का खतरा है, इसलिए तुम्हें हम राजस्थान में शामिल करेंगे। जैसलमेर को किधर ना किधर शामिल करना ही था, तो जैसलमेर का तुमको भी कर देंगे। पर एक रियासत का लोचा पड़ रहा है, जयपुर। कौन सी? भाई टोटल रियासतें कितनी बची हुई है? 5। सिरोही का था, वल्लभ भाई पटेल ने कहा कोई नाम ही नहीं लेगा, सिरोही तो कहां मिलाऊंगा मैं? बॉम्बे। पीछे कितनी बची? 4। 4 कौन सी? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, तीनों बाउंड्री पर है, इसलिए इन तीनों का भाई पाकिस्तान का खतरा है, इसलिए तुम्हें तो शामिल होना पड़ेगा। एक कौन सी है? जयपुर। जयपुर को क्या कहो, क्योंकि जयपुर को तो खतरा भी नहीं है, और यदि जयपुर को कह दो कि भाई तुम्हें भी पाकिस्तान का खतरा है, क्या पता पाकिस्तान का हमला हो जाए, तो जयपुर का राजा कह दे भाई पहले हमला होगा जैसलमेर, पाकिस्तान वहां से क्रॉस कर लेगा तो आएगा जोधपुर, इसको भी क्रॉस कर लेगा तो आएगा अजमेर, फिर मेरी बारी आएगी। पर यदि मेरे तक आ गया ना तो दिल्ली 240 है, फिर तुम्हें संभालो, फिर तो तुम भी राजधानी मत बनाओ, फिर तुम भी राजधानी कहीं साइड के अंदर लेके जाओ, पाकिस्तान का इतना ही डर लगता है तो अब जयपुर के राजा को अलग प्रकार से राजी करना पड़ेगा। तो जयपुर के राजा को बुला के समझाया कि भाई साहब इधर आओ, आप भी राजस्थान में शामिल हो जाओ। जयपुर राजा ने क्यों शामिल हो जाऊं, मेरी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, मेरी इनकम 1 करोड़ से अधिक है, मैं अलग राज्य बनाऊंगा, और एक काम करो कि किशनगढ़ और टोंक भी मेरे को दो, ये नजदीक पड़े, क्या करेंगे, किशनगढ़ भी मेरा और टोंक भी मेरा, एक पूरा, और करौली भी दे दो, इधर से करौली भी दे दो, ये सारे, और लावा को तो मैं खुद ही ले लूंगा। तो लावा तो जयपुर के राजा ने खुद नहीं पहले ही मिला रखा था अपने पास में, लावा टोंक से अलग हुआ पड़ा ही था, इन्होंने मिला रखा था, मैं मेरा अलग राज्य रखूंगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप कहां के राजा बनना चाहते हो? जयपुर। अभी आपके पास में क्या है? जयपुर है, ज्यादा से ज्यादा क्या ले लोगे आप? टोंक लेना चाहते हो, किशनगढ़ लेना चाहते हो, लावा लेना चाहते हो, करौली, ये हमने वैसे मिला दिया, ये आपको मिलेंगे नहीं, लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? जयपुर। मैं कहता हूं आप राजस्थान में शामिल हो जाओ, पूरा राजस्थान आपका। कैसे? राज प्रमुख आप, प्रधानमंत्री आपका, राजधानी आप। जयपुर राजधानी का पक्का चुप, ये बात किसी को बतानी। इनको क्या क्या लॉलीपॉप दिए? राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राजधानी, उन तीनों को क्या धमकी दी? पाकिस्तान का क्या हो सकता है? अटे। चौथे चरण में 4 रियासतें मिलेगी। कौन से चरण में? कितनी रियासतें? कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये छोटी छोटी रियासतें बड़ी बड़ी, इसलिए चौथे चरण का नाम है बड़ा राजस्थान। बृहत का मतलब बड़ा ही होता है, लिख लो, ग्रेटर राजस्थान। तीसरे चरण का नाम क्या था बताओ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। और यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स राजस्थान में 4 रियासतें जोड़ दो। कौन कौन सी जोड़नी है बोलो देखे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और एक कौन सी बची? जैसलमेर। मिला दो भाई। कुल मिला के सिरोही को छोड़ के सारे आ गए। तो चौथे चरण में कितनी रियासतें? 4 बड़ी बड़ी रियासतें, इसलिए नाम क्या हो गया? वृहत राजस्थान। भाई पूरा राजस्थान बन गया बड़ा राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। वो 4 बड़ी बड़ी रियासतें कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इन सबको चारों को किसमें मिला दिया गया? संयुक्त राजस्थान। किसमें मिला दिया गया? संयुक्त। उतार लिया। अब सुनो देखो बात, अब बात आई साहब उद्घाटन कहां करेंगे? आप जब साहब जयपुर शामिल हो रहा तो उद्घाटन कहां करेंगे? जयपुर का। कौन करेगा? अब पूरा राजस्थान ही बन रहा है, सिरोही को छोड़ के सारी शामिल हो रही है, सिरोही को वैसे ही कहां मिलाना आपको? बॉम्बे। तो ये राजस्थान बनाने वाला बंदा कौन है? वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल जी ने कहा भाई एक फीता तो मैं काटूंगा। तो वृहत राजस्थान का फीता काटने के लिए कौन है? वल्लभ भाई पटेल। कहा भाई कब करके जाओगे? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई आप बता दो, राजस्थान वाले जब कहोगे तब कर देंगे। हमने कहा साहब नए साल को। कब करना है? कब करना है? वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई बताओ तुम्हारा नया साल कब आता है? हमारे कहा हमने नया साल आता है हमारा चैत्र शुक्ल एकम। कब आता है?
चैत्र शुक्ल एकम। कौन सा कैलेंडर? विक्रमी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? कौन सा नया साल लग रहा है अभी तुम्हारे का? 2006। कौन सा लग रहा है? तो उद्घाटन कब किया गया बताओ? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2000। किसने किया? कहां किया? उतारो एक बार ऐसे कैसे, फिर मैं और समझाता हूं थोड़ी बातें। इनोग्रेशन। कहां किया गया उद्घाटन बताओ? जयपुर। किसके द्वारा किया गया? कब किया गया? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। बोलो पूरा बोलो। चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2000। सुनना, जिनको नहीं पता इस कैलेंडर के बारे में थोड़ा सुनना, जिनको पता है वो भी सुनना। एक नाम लिखा है मैंने, क्या लिखा है? इसमें एक शब्द है संवत। संवत का तो मतलब होता है सन। क्या मतलब होता है? ईयर। जैसे आप कहते हो भाई अभी चल रहा है 2023, है ना? तो ये 2023 एक साल का नाम है, एक अंक है 2023। कौन सा कैलेंडर है? तो ईसाइयों का कैलेंडर है। किसका है? इसलिए लिखते हैं 2023 ईस्वी। 2023। तो एक कैलेंडर ईसाइयों का कैलेंडर है, उस कैलेंडर को चलते हुए 2023 साल हो गए। कितने साल हो गए? तो अभी 2024 लग गया, तो 2023 साल पूरे हो गए। अभी कौन सा चल रहा है? 2024। कौन सा कैलेंडर है ये? ईसाइयों का। कौन सा कैलेंडर है? ईसाइयों। इसलिए बोलते हैं ईस्वी कैलेंडर। क्या बोलते हैं? इस कैलेंडर को चलते हुए कितने साल हो गए? 2024वां चल रहा है, 2023 कंप्लीट हो गया, यही तो बात है। इस कैलेंडर से 57 साल पहले, इस कैलेंडर से ईसाइयों का कैलेंडर शुरू हुआ था, उसके कितने साल पहले? 57 ईयर्स, 57 साल पहले हमारे उज्जैन में एक राजा हुए। उन राजा का नाम था विक्रमादित्य परमार। क्या नाम था? क्या नाम था राजा का? उन्होंने एक कैलेंडर शुरू किया, विक्रमादित्य परमार ने कैलेंडर शुरू किया, इसलिए नाम क्या है? क्या नाम है? विक्रमी कैलेंडर। क्या नाम है? विक्रमी कैलेंडर का कौन सा साल चल रहा है? तब हमारे किसका उद्घाटन किया गया? वरहत राजस्थान। किसका किया गया? तो वरहत राजस्थान का उद्घाटन विक्रमी संवत के कौन से साल में? 2006। विक्रमी कैलेंडर का कौन सा साल? 2006। विक्रमी कैलेंडर जो ईसाई कैलेंडर से कितने साल पहले शुरू हुआ था? 57 साल। कितने साल? कितने साल? तो यदि ईस्वी कैलेंडर का साल निकालना हो तो विक्रमी कैलेंडर में से कितने घटाने पड़ेंगे? और यदि विक्रमी कैलेंडर निकालना हो तो ईस्वी कैलेंडर में कितने जोड़ने पड़ेंगे? कितने जोड़ने पड़ेंगे? 17। जैसे मैं कहता हूं भारत आजाद हुआ था 1947। कब हुआ? कब आजाद हुआ? अब मैं पूछूं विक्रमी कैलेंडर में कब आजाद हुआ? क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 1947 में 57 ऐड करो देंगे। 2004। कब आजाद हुआ? तो भारत आजाद कब हुआ? विक्रमी कैलेंडर 2000। विक्रमी कैलेंडर के कौन से साल में? 2004। और हमारे ईस्वी वाले कौन से में? 1947। 1947। फिर मैं कहूं कि भाई मेरा जो बर्थ ईयर है वो है 1989। कौन सा है? तो यदि मैं विक्रमी कैलेंडर के अनुसार देखूं तो मेरा जन्म कब हुआ बताओ देखे? 1989 में कितने जोड़ने पड़ेंगे? 57। तो 57 जोड़ो कितने आएंगे? 2046। कितने आ जाएंगे? तो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार तो मैं कब हुआ? 2046। और अपने ईस्वी वाले के अनुसार कब हुआ? 1989। जैसे मैं कहूं कि भाई अपने यहां पर एक साल था 1899। कौन सा साल था? कौन सा साल चल रहा है? ईस्वी का जो चल रहा है, ईस्वी का कौन सा साल चल रहा है? 1899। इस साल अपने भयंकर 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 अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल। तो मैं कहता हूं भयंकर अकाल किस साल पड़ा? 1899। कौन सा कैलेंडर का? ईस्वी। तो मैं कहूं यदि विक्रमी कैलेंडर में ये साल देखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 57 जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें मैं 57 जोड़ूंगा तो क्या आएंगे? 1956। तो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार तो कौन से साल में पड़ा? 1956। ईस्वी वाले के अनुसार कौन से में पड़ा? 1899। विक्रमी के अनुसार 1900। गांव में सारे लोग, मम्मियां अभी तक इस कैलेंडर को फॉलो करती है। तो गांव वालों के अनुसार अकाल कौन से साल में पड़ा? 1956। कौन से साल में? कौन से कैलेंडर के? इसलिए गांव वाले कहते हैं 56 अकाल पड़े हो। कौन सा अकाल पड़ा?
क्योंकि 56 के साल में पड़ा था, इसलिए अकाल का नाम क्या हो गया। अब आपसे आरपीसी क्वेश्चन पूछेगी 56 या अकाल किस साल पड़ा था, ईस्वी कैलेंडर के अनुसार किस साल पड़ा था। 3 बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये पता हो कि 56 अकाल पड़ा था। कई लोगों को यही नहीं पता कि 56 अकाल जैसी कोई चीज थी। 56 अकाल था, इतना भयंकर अकाल था कि दादाजी की उम्र के लोग वैसे बात करते हैं कि भाई रे मिनख मरे थे आधे, पशु मरे थे सारे, खाने पीने के लिए कुछ ही नहीं बचा था। मनुष्य तो मर गए थे आधे, पशु मर गए थे सारे। इसलिए 56 इतना बुरा अंक माना गया कि गांव में कोई 56 का नाम नहीं लेता। 56 का अंक बुरा माना जाने लगा था। और दादाजी की उम्र के लोगों के सामने आज भी सुबह सुबह कोई कहते ना 56, तो उठ के जूते मारे आपके। मैंने खूब सारे कोई सेठ है उनकी बहियों में 56 नंबर का पेज नहीं होता है कि पेज नंबर 55, पेज नंबर 55, 57, 56 गायब। लगा 56 लिखूं कैसे, लिखते हुए कलेजा कांपता है कि 56 का तो अंक भी लिखना नहीं। 56 को थोड़ी बहुत इज्जत मोदी जी ने दिलवाई है। जब कहना शुरू किया कि मित्रों मेरा सीना कितना है, तो बापड़े 56 को इज्जत मिली है, वरना 56 को अपने कोई भी इज्जत है। 56 अपने अशुभ माना जाता, क्योंकि 56 के साल में क्या पड़ा था, अकाल। वो 56 का साल कौन सा है, कौन से कैलेंडर का, कौन सा, विक्रमी कैलेंडर से ईस्वी कैलेंडर कितने साल पीछे होता है, तो 57 साल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1800। अब कोई आपसे पूछे कि विक्रमी संवत का 56 अकाल ईस्वी सन के अनुसार कौन से साल में पड़ा, 1899, विक्रमी के अनुसार 1900। ये 2010 के प्री का क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध 56 अकाल ईस्वी कैलेंडर के अनुसार कौन से साल में पड़ा था, तो कौन से साल में, लिखो कहीं साइड में। 56 अकाल बराबर 56 फेमाइन। लिखो विक्रमी संवत 1956, कोष्टक में लिखो 1899 ईस्वी। बॉक्स बंद करो इसको, यहां पे मत लिख, एकीकरण के अंदर ही लिख लिया क्या, हाँ, अलग लिखा ना, अलग लिखना। तो 56 अकाल विक्रमी संवत के अनुसार कौन से साल में, 1956, कौन से साल में, 1956। ईस्वी के अनुसार 1800। जैसे अभी ईस्वी में कौन सा चल रहा है, 2024, क्या चल रहा है, 2000। तो विक्रमी में 57 जोड़ने पड़ेंगे, 57 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2081। अभी तक तो 80 है, अभी लगने वाला है। होली के 15 दिन बाद में 81 शुरू हो जाएगा। होली के 15 दिन बाद शुरू होता है, थोड़ा सा गैप रहता है बीच में, होली के 15 दिन बाद शुरू हो जाएगा। तो क्या शुरू हो जाएगा, 2081। आप मन ही मन सोचो आपका जो डेट ऑफ ईयर है, सॉरी बर्थ ईयर जो आपका है, वो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार कौन सा होगा, सोचो देखो मन ही मन। है 2056, कब पैदा हुआ था तू, 1999। तो 57 जोड़ेगा तो क्या जाएगा, 2056 अकाल के ठीक 100 साल बाद पैदा हुआ तू, है ना। हाँ शुभ में पैदा हुआ है भाई तू एकदम। सबने मन ही मन सोचा अपना, पक्का। पूछ लू मैं किसी से भी, कईयों को तो समझ ही नहीं आ रहा, जोड़ना है घटाना है, क्या करना है, जोड़ना है घटाना है, क्या करना है, आपका जो भी बर्थ ईयर है उसके अंदर जोड़ना है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका जन्म 2000 में हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा विक्रमी संवत 2057। 2001 में कौन कौन, आपका क्या हो जाएगा 2058। 2004 में कौन कौन, आपका क्या हो जाएगा 2061। तू मत बोल, तेरा थोड़ी है। 2005 में कौन कौन पैदा हुए, तुम्हारा क्या हो जाएगा 2062। 2006 में तुम्हारा क्या हो जाएगा, बचपन बर्बाद करने के लिए आए हुए लोगों, तुम्हारा क्या हो जाएगा 2000। 2006 के बाद का तो कोई नहीं है ना, पक्का। हाँ कोई एकदम बाल अपराधी इधर हो गया हो एकदम, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ तो कुल मिला के 57 जोड़ते ही आपका क्या आ जाता है, ईस्वी। कौन सा आ जाता है, कौन सा आ जाता है,
जोर से बोलो। कौन सा आता है 57 जोड़ने के बाद? विक्रमी। कौन सा आता है? किस में 57 जोड़ने के बाद? ईस्वी कैलेंडर में। कितने साल जोड़े? क्यों जोड़े 57? क्योंकि 57 साल पहले शुरू हुआ था। किसने शुरू किया? विक्रमादित्य परमार। इसलिए कैलेंडर का नाम क्या है? विक्रमी कैलेंडर। क्या नाम है उसका? विक्रमी संवत को जो है विक्रमी कैलेंडर। ईसाइयों वाला कैलेंडर उसके कितने साल बाद शुरू हुआ? 57। ईसाइयों का कैलेंडर इसलिए क्या बोलते हैं? ईस्वी संवत। क्या बोलते हैं? पल्ले पड़ेगी बात। आप और मैं जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो तो है ईस्वी। कौन सा है? मम्मी जिसको फॉलो करती है वो है विक्रमी। मम्मी फॉलो करती है वो कौन सा है? अपने वाला कैलेंडर जो ईस्वी है ये सूर्य पर आधारित है, सोलर बेस्ड कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है? मम्मी वाला कैलेंडर चांद पर है। मम्मी वाला किस पे? इसलिए मम्मी सारे व्रत चांद को देख के खोलती है। सारे व्रत किसको देख के खोलती है? भाई ऐसा कभी थोड़ी है कि मम्मी ने आपको आगे ऊपर जाके देख सूरज आ गया क्या रोटी खाऊंगी। हमेशा मम्मी ने कहा क्या देख? क्योंकि चांद होते ही तिथि चेंज हो जाएगी। भाई मम्मी ने व्रत किया चौथ का, तो चौथ के व्रत का मतलब है चौथ के दिन भूखा रहना है। जैसे चांद आ गया चौथ समाप्त हो गई, आगे क्या आ गई? पंचम। अब क्यों भूखी रहे? तो जैसे ही चौथ का चांद देखा अब खाना खाया जाए, क्योंकि तिथियां किसके अनुसार चेंज होती है? किसके अनुसार? किसके अनुसार होती है? चांद 15 दिन दिखता है और 15 दिन नहीं दिखता। 15 दिन तो दिखता है और 15 दिन जब दिखता है उसको बोलते हैं शुक्ल। क्या बोलते हैं? जब नहीं दिखता उसको बोलते हैं कृष्ण। क्या बोलते हैं? दिखता है उसको, नहीं दिखता उसको। यहां पे शुक्ल लिखा हुआ कृष्ण, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहां क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब दिखता हुआ पहला दिन है। दिखते हुए पहला दिन। और चांद का दिखना जैसे पहला दिन आया कौन से महीने का? जैसे इधर होते हैं जनवरी फरवरी, उधर ये महीने हो जाते हैं चैत्र वैसा। तो चैत्र के महीने में जैसे ही पहला चांद दिखेगा नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। चांद के महीने में जैसे ही पहला चांद दिखेगा हम उसको क्या बोल देते हैं? हैप्पी न्यू ईयर। तो ये हमारा हैप्पी न्यू ईयर है। चैत्र शुक्ल एकम। क्या है? चैत्र शुक्ल एकम। तो हमने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि हम उद्घाटन कब करेंगे? नए साल को। नया साल कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकम। उस साल कौन सा नया साल लग रहा था? 2006। कितने साल आगे होता है ईस्वी से? तो ईस्वी में क्या चल रहा होगा? ये भी तो करके देखो। घटाओ, सारे घटा के देखो, मुझे दिखाओ घटा के।